हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट्स। कंपनी ऑडिट अमेंडमेंट्स दैट इज फ्रॉम सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 में क्या अमेंडमेंट्स है वो देख रहे हैं। बहुत ही छोटे से अमेंडमेंट्स है, हार्डली 3 अमेंडमेंट्स है, बहुत छोटे से अमेंडमेंट्स। सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों के लिए ये छोटा सा वीडियो एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करता हूं कंपनी अकाउंट्स की, दैट इज सेक्शन 128 टू 138, और डिविडेंड की दैट इज सेक्शन 123 टू 127। ठीक है, इसके पूरे वीडियोस हम लोग YouTube पे उसको अपलोड करने वाले हैं। ऐसा है कि ये दोनों कंपनी अकाउंट्स और डिविडेंड ऑफिशियली ऑडिट का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ ऑडिट। लेकिन मैं काफ़ी समय से चीज़ें बच्चों को पढ़ाता था जनरली। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार उसको हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं बनाकर सभी लोगों को अवेलेबल करवाने का सोचा है YouTube के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर पूरे आपके कंपनी अकाउंट सेक्शन 128 से 138 ये अगले कुछ समय में अपलोड होंगे। 123 से 127 डिविडेंड भी पूरा होगा, तो वहां पे वो तो पूरा अमेंडेड ही अपलोड होगा। कंप्लीट अमेंडेड थिंग विल बी अपलोडेड देयर। ठीक है, ये खास सेक्शन 138 से लेकर 139 से लेकर 148 में जो चेंजेस है, बस वो चेंजेस है, और 3 चेंजेस है। लेट्स सी। सबसे पहले सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 दैट इज रिगार्डिंग रेजिग्नेशन। हम लोग पढ़ते हैं कंपनी ऑडिट में कि जब ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। ही विल हैव टू इंटीमेट। ठीक है, फॉर्म एडीटी 3 में इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है, और आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है कि मैंने ये ऑडिट असाइनमेंट क्यों छोड़ा, व्हाट आर द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट दिस पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। ठीक है, ये बताना पड़ता है। तो अगर ये रीजंस वो नहीं बताता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है, पेनाल्टी लगाई जाती है। पहले ये पेनाल्टी थी मिनिमम 50,000 50,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। उसके पीछे भी रीजन है। बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत सारे ऑडिटर्स रिजाइन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है। ऑडिट रिपोर्ट गलत हो गई तो बहुत बड़ी पेनाल्टी लगेगी, बैन कर दिया जाएगा। इस डर से ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं, तो रेजिग्नेशंस बहुत हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख के पेनाल्टी को रैशनलाइज किया है, थोड़ा और लॉजिकल बनाया है। अब क्या लिखा है पेनाल्टी में कि अगर कोई बंदा रिजाइन करता है और रीजन नहीं बताता फॉर्म 83 में, तो ऐसे केस में उसको पेनाल्टी लगेगी 50,000 50,000, और अमाउंट इक्वल टू रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विचएवर इज लेस। तो 50,000 और ऑडिट फीस विचएवर इज लेस, ये पेनाल्टी लगेगी। ऐसा करने से क्या होगा, लॉजिकल होगी पेनाल्टी। कम से कम पेनाल्टी जो ऑडिट फीस है उससे ज्यादा तो नहीं होगी। मिनिमम पेनाल्टी की हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम इट विल बी 50,000 और ऑडिट फीस विचएवर इज लोअर। तो ऑडिट फीस को लेके आए और रैशनलाइज किया, लॉजिकल बनाया कि भाई ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं हो जाए पेनाल्टी का अमाउंट। ठीक है, ये। लेकिन इसके बाद फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट, जब तक आप रीजन लिखकर नहीं देते फॉर्म 83 में, 500 रुपीज पर डे पेनाल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, फर्दर पेनाल्टी है, ये एडिशनल पेनाल्टी है 500 रुपीज पर डे। लेकिन इस केस में भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू, ठीक है, जो मैक्सिमम पेनाल्टी ऐसी होगी दैट विल बी 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए की होगी। तो बहुत आसान, मिनिमम पेनाल्टी बताई है। मिनिमम पेनाल्टी दैट इज 50,000 और ऑडिट फीस रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर, 500 रुपीज पर डे की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
ठीक है, और ये सब कुछ मिलाकर 5 लाख के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट क्रॉस 5 लाख रुपीज. तो रैशनलाइज किया, बहुत सिंपल, बहुत ही छोटा सा, बड़ा ही आसान सा अमेंडमेंट. फिर सेक्शन 148, ठीक है, सेक्शन 148 हम जानते हैं कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है. कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड ये है, तो सेक्शन 148 के अंदर का रूल्स, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 6, तो वहां पर ही लिखा हुआ है एक्सटेंशन इन टाइम ऑफ फॉर इंटीमेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एक सिंपल सी बात लिखी है, एक प्रोविजन उन्होंने ऐड किया है, प्रोवाइडेड दैट कंपनीज विच हैव गॉट एक्सटेंशन ऑफ टाइम of holding annual general meeting under section 96 subsection 1 of the Companies Act 113 may file form CRA 4 within resultant extended period of filing financial statement under section 137 of the Companies Act 2013. आपको CRA 4, ठीक है, CRA 4 में ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को जब मिलती है तो मिलने के बाद में 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में. अब क्या बोला है उसकी पहले बता दूं. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देने का डेडलाइन है 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जैसी रिपोर्ट मिलेगी 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है कि ये रिपोर्ट है. इनका कहना है अगर कुछ रीजंस के वजह से कंपनी को परमिशन मिल चुकी है अपनी एजीएम आगे बढ़ाने के लिए, एजीएम की डेट एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, एजीएम की डेट अगर एक्सटेंड करने के लिए अगर परमिशन मिली है तो सेक्शन 137 में फाइलिंग, सेक्शन 137 में लिखा है एजीएम होने के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, एजीएम होने के 30 दिन के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं. यू हैव टू सबमिट इट टू आरओसी. तो इनका कहना है कि अगर किसी कंपनी को एजीएम एक्सटेंड करने की परमिशन मिली है, एक्सटेंड, उसकी डेट एक्सटेंड करने की परमिशन मिली है, जैसे पहले 30 सितंबर तक हो जाना था, लेकिन अब 31 अक्टूबर तक, नई परमिशन में 31 अक्टूबर तक करना है, करेक्ट. अब 31 अक्टूबर से 30 दिन मिलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए. तो ऐसे केस में एक्सटेंशन के बाद जितना समय मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए एज पर सेक्शन 137, उतना ही समय मिलेगा गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इंटीमेट करने के लिए. बस समझ रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात उन्होंने बोली है. एजीएम की डेट अगर एजीएम एक्सटेंड करने की परमिशन मिल जाती है तो उसके 30 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर सबमिट करना पड़ता है. जितना टाइम वहां मिलेगा उतना ही टाइम मिलेगा फॉर्म CRA 4 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इंटीमेट करने के लिए. बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है. सेक्शन 447, सेक्शन 447 पूरा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा चेंज नहीं हुआ है. उसका मैंने चार्ट बनाकर दिया हुआ है, सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है. अब मैं पूरा 447 नहीं समझा रहा हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं. सिर्फ 447 में एक लिमिट है, 10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर, 1% ऑफ द टर्नओवर और 10 lakhs विच एवर इज लोअर, ये लिमिट निकलेगी. तो 10 लाख के ऊपर लिमिट नहीं आएगी, विच एवर इज लोअर लिखा हुआ है, ठीक है. अगर इसके ऊपर फ्रॉड है, फ्रॉड इक्वल टू या इसके ऊपर है, तो उसकी पेनाल्टीज अलग है. अगर उसके नीचे है, ठीक है, उसके नीचे अगर लिमिट के नीचे फ्रॉड है और पब्लिक इंटरेस्ट अगर नहीं है तो उसकी पेनाल्टीज अलग है, ठीक है. बहुत आसान, बहुत सिंपल सा. सेक्शन 447 फ्रॉड्स को अमाउंट के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटता है.
frauds exceeding the limit of 1% of turnover or 10 लाख रुपीज whichever is lower, उतने अमाउंट का फ्रॉड या उससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड है तो आपको जेल जाना पड़ेगा मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए, और फाइन लग जाएगा आपको मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ फ्रॉड है उतना फाइन लगेगा या फिर उससे 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम 6 महीना नहीं रहेगा, मिनिमम 3 साल रहेगा। ठीक है, सिंपल। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो। अब अगर लिमिट क्रॉस नहीं करते हो तो पब्लिक इंटरेस्ट है क्या देखना पड़ेगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो जेल जाना पड़ेगा मिनिमम 0 to 5 इयर्स, आधा कर दिया। यहां पे मैक्सिमम 10 इयर्स था, वहां पे मैक्सिमम 5 साल कर दिया। और जो अमाउंट का फ्रॉड है ये चेंज है साहब, यहां पे चेंज है। पहले ये मैक्सिमम 20 लाख हुआ करता था, मैक्सिमम 20 लाख हुआ करता था, अब उसको मैक्सिमम 50 लाख कर दिया। दिस इज द चेंज। छोटे फ्रॉड्स में पहले पेनाल्टी मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक थी, अब ये पेनाल्टी 50 लाख रुपए तक कर दी है। फिर अगर छोटा अमाउंट है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, इसके सर्कमस्टांसेस बहुत ही कम है। 10 लाख के नीचे फ्रॉड है, 10 लाख के नीचे फ्रॉड है और ऊपर से पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, इसके चांसेस बहुत ही कम है। इसलिए लॉ ने उसके पनिशमेंट्स के बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है। जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ अमेंडमेंट ये है कि पहले, ठीक है, छोटे फ्रॉड्स के लिए मैक्सिमम 20 लाख की पेनाल्टी थी, अब छोटे फ्रॉड्स के लिए मैक्सिमम 50 लाख की पेनाल्टी है। बस इतने ही अमेंडमेंट्स है कंपनी ऑडिट में, इतने ही अमेंडमेंट्स है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो auditguru.in/discussion point हमारा एरिया है, वहां पे पूछिए। अमेंडमेंट को लेकर कोई भी क्वेरी, ऐसे भी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं वहां पे जवाब देता रहता हूं।